नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत करता हूं डिजिटल विद्यालय में। आज अपन क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स के तहत चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं तथा रिलेशन पढ़ने वाले हैं, ताकि आगे जो अपन डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि विद्युत धारा के चालन के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। अगर विद्युत धारा किसमें बहती है और किसमें नहीं बहती है, इसके आधार पर अगर पदार्थ को बांटा जाए तो उसे दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है चालक, दूसरा है कुचालक विद्युतरोधी। अब इन दोनों को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है चालक। अब देखिए चालक क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करना कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह आसानी से हो जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसे चालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहा गया कि चालक पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिसके अंदर आवेश प्रवाहित होते हैं, और आवेश प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी। कहने का मतलब ये है कि जो धारा है वो क्या है, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक विद्युत धारा, जिसमें अंदर अपन जानेंगे कि I इक्वल टू होता है Q/T, मतलब आवेश प्रवाह की दर को अपन धारा कहते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ऐसा कोई पदार्थ है जिसके अंदर आवेश बह रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, और आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि वे पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक पदार्थ कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे उदाहरण के माध्यम से कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं कि जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए इसके अंदर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि पहला है चांदी, फिर है तांबा, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है लोहा, पारा, नमक, विलयन, अम्ल, क्षार, मनुष्य का शरीर एवं पृथ्वी आदि विद्युत के चालक हैं। अब यहाँ पे अपन ने देखे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने सामने हैं कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए सबसे अच्छा चालक कौन सा है विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, तो उसके लिए आप देखेंगे तो सबसे अच्छा जो चालक है वो कौन सा है, चांदी है। कौन सा है, चांदी है। चांदी में बहुत अच्छी तरह से धारा प्रवाहित होती है, मतलब सबसे तीव्र, आप समझ रहे हो ना कि सबसे जो तीव्र धारा प्रवाहित होती है वो कौन सा है पदार्थ या चालक, चांदी है। अब देखिए चांदी अपन यूज में नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी पड़ती हैं। अगर अपन इसका कनेक्शन बनाने के लिए वायर के रूप में यूज करें तो आप समझ सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत महंगी है चांदी। लेकिन सबसे अच्छा चालक कहा जाए तो कौन सा होगा, चांदी होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि कुचालक क्या होता है। कुचालक कहूं या फिर विद्युतरोधी कहूं, एक ही बात है, समझिएगा कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है उसे कुचालक या विद्युतरोधी पदार्थ कहते हैं। इससे एक बात क्लियर हुई कि जिस पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी वह चालक है, अगर नहीं होगी तो कुचालक है। बात क्लियर? इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें अपन तो अपने पास में है कांच, प्लास्टिक, रबर, एवोनाइट, सूखी लकड़ी आदि जो विद्युतरोधी पदार्थ हैं, जिसे परावैद्युत पदार्थ भी कहा जाता है। इस बात को समझेगा। यहाँ पर जो विद्युतरोधी पदार्थ हैं उसे परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। मतलब विद्युतरोधी पदार्थ कौन से हैं, जिसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर अपन इसको सेपरेट वे में पढ़ते हैं कि परावैद्युत पदार्थ क्या है, तो समझने की कोशिश करना कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या है उसको समझने की कोशिश करें कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं परंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। बात क्लियर है? यहाँ पर ये इस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से
विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, परंतु उसका प्रदर्शन करता है। वो विद्युत धारा का प्रदर्शन करता है लेकिन उसमें से बहती नहीं है, उसे अपन परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसके एग्जाम्पल अपने सामने हैं। कौन से हैं? एवोनाइट है, मोम है, कागज है, अब्रक है, तेल है आदि जो है परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण हैं। एग्जाम के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है कि परावैद्युत पदार्थ को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो वहां पे आपको परावैद्युत पदार्थ क्या है वो बताना होगा, दूसरे उसके उदाहरण बताने होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि ये पदार्थ विद्युतरोधी होते हैं। ठीक बात है, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं। इस एक बात याद रखिएगा कि जो परावैद्युत पदार्थ हैं वो विद्युतरोधी होते हैं, विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं। बात क्लियर है? याद रखिएगा, ये विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं और अगर इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या हो जाते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो परावैद्युत पदार्थों को अपन दो भागों में बांटते हैं कि परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। पहला कौन सा है? कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब इन दोनों को अपन सेपरेट वे में एग्जाम्पल सहित पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप भी समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर देखिए पहले की बात करता हूं मैं कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या है, कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र संपाती नहीं होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि वे पदार्थ जिनके धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक ढका हुआ नहीं होता है, उसे अपन ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। बात क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे पदार्थ जिनके धनावेशों का केंद्र, ऋणावेशों का केंद्र संपाती मतलब एक के ऊपर एक ढका हुआ नहीं है, उसे अपन ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। बात क्लियर है? अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। पहला है HCl, दूसरा है H2O। ये क्या है? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। अगर वो कहता है कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को परिभाषित कीजिए, उसके उदाहरण लिखिए, तो आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना है। बात क्लियर है? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया देखिए कि इनका प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। क्या बात बोली इसने कि इनका प्रत्येक जो अणु है एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दूसरा नंबर जो है अपने सामने है कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र, वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र एक ही बिंदु होता है। बात समझ में आई? कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र एक ही बिंदु होता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा क्या बात बोली गई है कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र एक ही बिंदु होता है, मतलब संपाती हुआ। अगर एक ही बिंदु है, संपाती है, तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अगर वे पदार्थ जिनके धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र संपाती नहीं है, मतलब एक बिंदु नहीं है, उसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। बात क्लियर है? अगर संपाती नहीं है, एक बिंदु नहीं है, तो उसे अपन ध्रुवी कहेंगे। अगर एक ही बिंदु है और संपाती है, उसे अध्रुवी कहेंगे। इसके उदाहरण देखिए। उसके उदाहरण के रूप में आप देखोगे क्या है, H2, फिर है CO2, N2 और O2। तो इसे आप देख रहे हैं, ये क्या है? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण हैं। मुझे विश्वास है कि इसकी परिभाषा को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए क्या बात बोली गई है, उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ बोला गया है कि इनके प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ये जितने भी अणु हैं जो एग्जाम्पल के रूप में आपको बताए हैं, अगर इनके बात करते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा
वो आगुण क्या मिलेगा अपने को, शून्य मिलेगा। बात क्लियर है। आगे देखिए, आगे है अपने पास में कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण पढ़ेंगे अपन कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना, उसे परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। बात समझ में आई क्या कहा गया कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना, उसे परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। बात क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन है अपने सामने कि रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ तो वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा उसके अनुदिश हो, रेखीय समदेशिक परावैद्युत कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ क्या है कि वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिनके अंदर प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य भाग के अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके समानुपाती या उसके अनुदिश है, उसके अकॉर्डिंग है, उसे अपन रेखीय समदेशिक परावैद्युत कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा अपन कुछ विशिष्ट यहाँ पर रिलेशन निकालने वाले हैं जो कहीं ना कहीं अपने को काम आने वाला है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। क्या बात कही गई समझने की कोशिश करें कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, देखिए वहां पर जो प्रभाव है कौन सा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में और पदार्थ के इकाई आयतन में जो उत्पन्न होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण है उसे पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं और जिसे अपन P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर। अब यहां पर देखिएगा, अतः रेखीय समदेशिक पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश P वेक्टर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, देखिएगा क्या कहा गया है कि रेखीय समदेशिक पदार्थों के लिए ध्रुवण सदिश मतलब P वेक्टर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर जो अपन ने पढ़ रखा है वो समानुपाती होता है। किसके लिए, रेखीय समदेशिक पदार्थों के लिए। स्पेशल केस है यहाँ पर किसके लिए कि रेखीय समदेशिक पदार्थों के लिए। बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि P वेक्टर समानुपाती है किसके, E वेक्टर के। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं P वेक्टर जो समानुपाती का यहाँ पे सिंबल है वो ये बता रहा है कि जो P है और E है वो लगभग लगभग बराबर है। क्या है, लगभग लगभग बराबर है। अगर मैं इनको बराबर करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे क्या होगा, एक स्थिरांक आएगा। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने पढ़ रखा था कूलाम के नियम से कि F समानुपाती है किसके, Q1 Q2 बटे क्या था, R स्क्वायर के। तो मैंने कहा था कि ये दोनों क्या हैं, लगभग लगभग बराबर हैं। अगर मैं इनको बराबर करता हूं तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा जिसका नाम था K। तो Q1 Q2 बटे क्या हो गया था, R स्क्वायर। तो यहाँ पर K क्या है, एक स्थिरांक है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बल और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर दोनों बराबर हैं, लेकिन किसके ऊपर निर्भर है, K के ऊपर। बात समझ में आई। ये एक नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। जैसे ही यहाँ पर अगर मैं बराबर करता हूं तो एक नियतांक आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। वो क्या होगा समझने की कोशिश करना। उसे यहाँ पर इस प्रकार से डिनोट करते हैं, उसे काई कहा जाता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर। समझने की कोशिश करना कि समानुपाती नियतांक कौन सा है, यहाँ पे काई। समानुपाती नियतांक जो काई है उसे क्या कहा जाता है कि पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। यह परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मात्रक एवं विमाहीन राशि है। यह परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मात्रक एवं विमाहीन राशि है। आज की क्लास में अपन ने जो पढ़ा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना नहीं भूलें।